नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम परशुराम है। तो चलिए अब यह कहानी परशुराम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम परशुराम है। मैं पंजाब के होशियारपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं ट्रक चलाता हूं और पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूं। जिंदगी ने जितने रंग दिखाए हैं ना, उतने शायद किसी रंगरेज की दुकान में भी ना मिलते होंगे। बचपन से ही संघर्ष देखा है, लेकिन डर का असली मतलब मुझे तब समझ में आया जब मैंने उस रात उस सुनसान रास्ते पर अपनी आंखों से वो चीज देखी जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने कई बार सुना था कि रात को सुनसान हाईवे पर जो दिखाई देता है वो हर बार इंसान नहीं होता। कभी कोई परछाई पीछे चलती है तो कभी अंधेरे में कोई चेहरा झांकता है। पर मैंने हमेशा इन बातों को हंसी में उड़ा दिया, जब तक कि खुद मेरी आंखों ने उन बातों की सच्चाई न देख ली। मैं आपको आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। एक ऐसा हादसा जो मेरी आंखों के सामने घटा और जिसके बाद मेरी सोच, मेरा यकीन और मेरी हिम्मत सब कुछ बदल गया। ये बात तब की है जब मैं लुधियाना में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में ट्रक चलाया करता था। उस वक्त मेरा अपना ट्रक नहीं था। जो भी काम मिलता दिहाड़ी पर ट्रक लेकर निकल जाता। जो मालिक था वो एक सख्त मिजाज आदमी था, लेकिन काम का पक्का। एक दिन उसने मुझे बुलाकर कहा, परशुराम, कोलकाता में एक नया गवर्नमेंट हॉस्टल बन रहा है। पूरा फर्नीचर यहीं से भेजना है। बड़ा ऑर्डर है, रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। वैसे भी लंबे रूट पर जाना मुझे पसंद था। सफर लंबा होता, लेकिन हर सफर अपने आप में एक नई कहानी लेकर आता। मैं उसी दिन शाम को बंटी को फोन करता हूं। बंटी मेरा खलासी, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा छोटा भाई जैसा है। पिछले 3 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। थोड़ा नटखट है, बोलने में बेलगाम, पर दिल का बिल्कुल साफ। शाम को 4 बजे के करीब हम फैक्ट्री पहुंच गए। वहां के मजदूर लकड़ी का भारी सामान ट्रक में लोड कर रहे थे। बेड, डेस्क, कुर्सियां, अलमारियां, सब कुछ। गर्मी अपने पूरे जोश में थी, लेकिन मैं ट्रक के साइड में बैठकर खाना खा रहा था और बंटी ट्रक के अंदर सामान ठीक से जमवा रहा था। मैंने उस दिन कुछ खास महसूस नहीं किया। सब कुछ पहले जैसा ही था। वही गर्मी, वही धूल, वही ट्रक की पुरानी खटपट और वही सफर की हल्की सी बेचैनी। लेकिन अंदर कहीं कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रिप बाकी ट्रिप्स जैसा नहीं है। रात के 8 बजे तक ट्रक पूरी तरह लोड हो चुका था। मालिक ने मुझे सारे कागजात दे दिए, बिल, चालान, लिस्ट। हमने पानी की बोतलें, टॉर्च, एक्स्ट्रा डीजल सब कुछ चेक कर लिया। फिर बंटी को सीट पर बुलाया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। मैंने ट्रक को धीरे धीरे फैक्ट्री से बाहर निकाला। लुधियाना की सड़कों पर गर्म हवा चल रही थी और चारों तरफ हल्का अंधेरा पसर रहा था। शहर की भीड़ को पार करते हुए हम हाईवे पर आ गए। अब हमारे आगे सिर्फ लंबा रास्ता, रात और इंजन की घरघराहट थी। बंटी खिड़की से बाहर झांकता हुआ बोला, उस्ताद, आज मौसम कुछ अजीब है। हवा में जैसे कुछ उल्टा सा है ना। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू तो हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता है। ज्यादा सोच मत, बस ध्यान से बैठे रहना। उसने भी हंसते हुए कहा, मैं तो कह रहा हूं आज का ट्रिप मजेदार रहेगा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में भी एक अजीब सी घबराहट सी हो रही थी। करीब 2 घंटे बाद हमने एक ढाबे पर रुककर चाय पी। ढाबा सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा कुछ पका रहा था। उसने चाय दी और बिना कुछ बोले हमारी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कोई पुराना डर या कोई छुपा हुआ राज। बंटी ने उससे पूछा, बाबा, यहां से कोलकाता की सड़क सीधी ही जाती है ना? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस चाय के कप की ओर इशारा किया और धीमे से बोला, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते जाना, बीच में मुड़ना मत। बंटी ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने चुपचाप चाय खत्म की, पैसे दिए और ट्रक स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई
सड़क और भी वीरान होती गई। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं, सिर्फ जंगल के पेड़, सड़क की पतली सी लकीर और हमारे ट्रक की लाइट की पीली रोशनी। करीब आधी रात को एक जगह हमारे ट्रक के सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में थी, सिर पर कोई बोझ था, शायद लकड़ियों का गट्ठर, और हाथ में कुछ लंबा सा चमकता हुआ, शायद दरांती थी। मैंने झटके से ब्रेक मारा। बंटी भी चौंक गया। ट्रक एकदम रुक गया और वो औरत बिल्कुल हमारे सामने खड़ी रही, बिना हिले, बिना बोले। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर कहा, माई, आगे कोई गांव या स्कूल है क्या? उसने बस हाथ से एक दिशा की तरफ इशारा किया और चुपचाप चलती चली गई। बंटी ने कहा, उस्ताद, ये औरत भी अजीब थी। आंखें देखी आपने उसकी? मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और बोला, मत सोच, हम लोग बहुत देर कर चुके हैं, बस माल पहुंचाना है और वापस निकलना है। लेकिन अंदर से मेरा दिल भी धड़कने लगा था। हमने उस औरत के इशारे वाली दिशा में गाड़ी मोड़ दी। कुछ किलोमीटर बाद एक बड़ी बिल्डिंग नजर आई, अंधेरे में डूबी हुई, टूटी फूटी, ऊपर से पेड़ों की टहनियां उसकी दीवारों को ढक रही थी। कहीं कोई लाइट नहीं, कोई आदमी नहीं, बस वीरानी। मैंने गाड़ी रोकी और ट्रक से नीचे उतरे। मैंने मोबाइल से टाइम देखा, रात के 12:07 और उस अंधेरे, चुप्पी और टूटे हुए स्कूल जैसे दिखते उस ढांचे को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बंटी बोला, उस्ताद, यही जगह है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, क्योंकि अब हम उस सफर की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे। एक ऐसी सीढ़ी जिससे लौटना आसान नहीं था। जैसे ही हम ट्रक से नीचे उतरे, हमारे पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी ढीली थी, जैसे बरसों से वहां कोई हलचल ही ना हुई हो। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस इमारत की तरफ देखने लगा, जो सामने अंधेरे में ऐसे खड़ी थी जैसे किसी लावारिस की लाश हो, चुप, बेजान और खौफ से भरी। बिल्डिंग की दीवारों पर जगह जगह सीलन थी। कुछ खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जिनमें कांच बचे थे वो भी धूल और जाले से ढंके हुए थे। ऊपर की मंजिल पर एक झूले की तरह हिलता हुआ दरवाजा बार बार हवा से टकरा रहा था, जिससे एक कर्कश सी आवाज निकल रही थी। बंटी मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी चाल में वो हल्की फुल्की मस्ती नहीं थी जो आमतौर पर रहती थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने उससे कहा, क्या हुआ रे, डर लग रहा है? उसने धीमे से कहा, उस्ताद, ये जगह सही नहीं लग रही। स्कूल है तो एकदम वीरान क्यों है? यहां तो काम होना चाहिए, मजदूर, गार्ड, लाइट्स, कुछ तो होना चाहिए। मैंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मेरे भी गले में जैसे कोई गांठ सी फंस गई थी। उस औरत के इशारे के बाद हम जिस रास्ते से आए थे वो सीधा यहीं लाकर रुकता था। पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं था, अब बस आगे जाना ही था। हम दोनों गेट के पास पहुंचे। भारी लोहे का गेट आधा खुला हुआ था और उसके दोनों ओर कांटेदार बेलें उग आई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उस स्कूल को बाहरी दुनिया से काट दिया हो। मैंने गेट को थोड़ा और धकेला, कर्कश आवाज हुई और वो पूरी तरह खुल गया। हम दोनों चुपचाप भीतर दाखिल हुए। अंदर की जमीन पर सूखे पत्ते, प्लास्टिक के खाली डब्बे और कहीं कहीं पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से कोई आया ही नहीं यहाँ। लेकिन हमारे पास लौटने का कोई चारा नहीं था। ऑर्डर पूरा करना था, माल खाली करना था। हमने स्कूल के प्रांगण में ट्रक घुसाया और गाड़ी बंद कर दी। बंटी नीचे उतरकर बोला, उस्ताद, हम खाली यहीं सो जाते हैं, सुबह होते ही सामान उतार देंगे। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, तेरा मन है तो यहीं सही। मैं अभी मोबाइल से लोकेशन चेक करता हूं। मैं मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। यहां तो सिग्नल भी नहीं है, मैंने बंटी से कहा। बंटी बोला, कोलकाता जैसे बड़े शहर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हैं हम, और नेटवर्क गायब, कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर वो ट्रक के पीछे से बोरी निकालने लगा ताकि दोनों ट्रक के केबिन में बैठकर थोड़ा सुस्ता सकें। मैं वहीं ट्रक के आगे बैठकर हल्की हवा में थकावट उतार रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। चुप्पी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार बिल्डिंग की लकड़ी के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक मेरे कानों में किसी के खिलखिलाकर हंसने की बहुत धीमी मगर डरावनी आवाज पड़ी। वो हंसी ऐसी नहीं थी जैसी इंसान की होती है। उसमें कोई मासूमियत नहीं थी, बस एक रहस्यमयी घुटन थी, जैसे कोई बच्चा कहीं बंद कमरे में दबे दबे हंस रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च दोबारा जलाई और चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं। मैं उठा और ट्रक के पीछे गया। बंटी, अभी सुनी तूने वो आवाज? बंटी बोरी खोलते हुए बोला,
कौन सी आवाज? मैंने कहा। हंसी जैसी कहीं से आई थी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, उस्ताद यहां से निकलते क्यों नहीं? माल कल सुबह दे देंगे, दिन में। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। ट्रक के केबिन में वापस जाकर बैठ गया। करीब आधा घंटा बीत गया। बंटी मेरी बगल में ही सीट पर बैठा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं। नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। फिर करीब 1 बजे रात को अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक के पीछे चढ़ रही हो। हमने कुछ नहीं किया, बस सांस रोककर बैठ गए। फिर ट्रक के छत पर किसी के चलने की आवाज आई। बहुत हल्के कदम, लेकिन वो आवाज सीधी हमारे केबिन की छत के ठीक ऊपर थी। बंटी मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, उस्ताद कोई ऊपर है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरी धड़कनें तेज थीं, हथेलियों से पसीना टपक रहा था। अचानक कुछ ट्रक के विंडशील्ड पर गिरा, जैसे कोई भारी चीज। हमने दोनों ने झटके से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बंटी डर के मारे बुदबुदाने लगा, हे महादेव, कुछ मत होना। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला, नीचे उतरा। बंटी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, देखना तो पड़ेगा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं ट्रक के सामने खड़ा हुआ, और तभी टॉर्च की रोशनी में मुझे स्कूल की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक चेहरा दिखा। सिर्फ चेहरा, छोटा, पीला सा, बाल बिखरे हुए और आंखें जैसे गड्ढे, काले, गहरे। और उस चेहरे पर वही हंसी। वो एक लड़की थी, कोई बच्ची। और जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो पल भर में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बंटी ट्रक से बाहर निकल आया। क्या देखा? मैंने बस उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बंटी, शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं। हमने ट्रक का दरवाजा बंद किया, खुद को अंदर बंद किया, और रात भर एक आंख नहीं झपकी। हाँ, एक बात और, रात ढलने से पहले, सुबह से ठीक पहले, एक बार फिर उस लड़की की हंसी सुनाई दी थी। और इस बार वो हमारे ट्रक के बहुत पास से आई थी। सुबह के 4 बजे का वक्त रहा होगा। ट्रक के अंदर बैठे बैठे हमारी आंखें तो खुली थीं, लेकिन दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। नींद का नामो निशान नहीं था। ट्रक के बाहर रात अब भी अंधेरे की चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन पूरब की ओर आसमान हल्का नीला होने लगा था। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि बाहर की ताजा हवा अंदर आ सके, लेकिन उस हवा में भी कोई सुकून नहीं था। बस जैसे ठंडी ना होकर ठंडी मौत की आहट हो। बंटी अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी आंखें ट्रक के डैशबोर्ड पर जमी थीं, जैसे अगर वो हिलेगा तो कुछ टूट जाएगा उसके अंदर। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बंटी, अब दिन होने को है। जैसे ही उजाला फैलता है, हम ट्रक घुमाकर निकल लेंगे यहां से। माल बाद में देखा जाएगा। बंटी ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, उस्ताद, वो जो खिड़की पर दिखी थी ना, उसकी आंखें, मैं आज तक किसी बच्चे की वैसी आंखें नहीं देखी। खाली, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैंने उसका कंधा थपथपाया। जो देखा वही सच नहीं होता। हो सकता है वो कोई वहम हो, कोई परछाई। वो मुझे बीच में ही काटते हुए बोला, वहम? तो जो रात भर ट्रक हिलता रहा, छत पर कोई चला, कांच पर कुछ गिरा, वो सब भी वहम था? मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो अब खुद से भी झूठ बोलना मुश्किल हो गया था। इसी बीच ट्रक के आगे की तरफ कुछ हलचल हुई, जैसे कोई वहां से गुजरा हो। मैंने झट से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन करके शीशे से बाहर झांक कर देखा। कुछ नहीं, पर फिर एक आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई सूखी जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। और वो आवाज सीधे स्कूल की बिल्डिंग की तरफ से आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च को बाहर निकाला और उस दिशा में रोशनी फैलाई। स्कूल की टूटी सीढ़ियों के पास कोई हल्का सा साया दिखा। कोई धीरे धीरे चल रहा था। उसकी चाल टेढ़ी थी, जैसे उसका एक पैर छोटा हो या वो घिसटते हुए चल रहा हो। मैंने बंटी को इशारे से दिखाया। वो बिना कुछ बोले ट्रक से नीचे उतर आया। हम दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। दिल की धड़कनें जैसे कानों के पास सुनाई दे रही थीं। उस वक्त सड़क पर एक पत्ता भी गिरता तो जान निकल जाती। जब हम स्कूल के गेट के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। बस सूखी जमीन पर ताजा खरोंच के निशान थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। मैंने बंटी से कहा, लगता है कोई जानवर रहा होगा। लेकिन फिर हमें एक और चीज दिखी। स्कूल की दीवार पर जहां सीलन और काई जमी थी, वहां कुछ लिखा हुआ था।
ताजा लाल रंग में। तुमने देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया। बंटी पीछे हट गया। ये किसने लिखा और किसके लिए? मैंने मोबाइल उठाया और उस जगह को फिर से टॉर्च की रोशनी में देखा। वो लिखावट साफ थी, जैसे किसी नाखून या धारदार चीज से खरोंच कर लिखा गया हो। हम दोनों बिना कुछ कहे वापस ट्रक की तरफ भागे। ट्रक के अंदर पहुंचते ही बंटी ने अपने बैग से एक नीले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ निकाला। एक ताबीज जो उसकी मां ने उसे गांव से चलते वक्त दिया था। वो बोला, मां कहती थी इसे जरूरत पड़े तो खोलना। आज लगता है वक्त आ गया है। मैंने कहा, क्यों, इसमें क्या है? उसने ताबीज खोला। उसमें एक कागज था जिस पर लाल रंग में कुछ लिखा हुआ था, एक मंत्र, और नीचे नाम लिखा था, बाबा नाथ जी का आशीर्वाद। मैंने उसे पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बंटी ने कहा, मैं रोज इसे पढ़ता था, पर अब ये जोर से पढ़ना पड़ेगा ताकि जो भी है पीछे हटे। ट्रक के केबिन में बैठकर उसने वो मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आवाज में एक अजीब ताकत आ गई। और तभी स्कूल की बिल्डिंग से तेज चीखने की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, कई आवाजें, जैसे कोई कह रहा हो, बंद कर, मत पढ़। हम दोनों चुप नहीं हुए। बंटी मंत्र पढ़ता रहा और मैं ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। इंजन ने 2 बार घड़घड़ाया, तीसरी बार स्टार्ट हुआ। बिना 1 सेकंड गंवाए मैंने ट्रक को मोड़ा और स्कूल की दिशा से पीछे हटने लगा। बाहर अब हल्का उजाला हो गया था, लेकिन माहौल अब भी वैसा ही था, भारी, बोझिल और डरावना। हमारे ट्रक की हेडलाइट्स में अब कुछ साफ दिखने लगा था। स्कूल की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर वही बच्ची फिर खड़ी थी, और उसके पीछे एक और साया था, एक औरत, सिर पर घूंघट और हाथ में वही चमकती दरांती। ट्रक की हेडलाइट सीधी उस टूटी बिल्डिंग की दीवारों पर पड़ रही थी। ऊपर वाली खिड़की में पहले वो लड़की दिखी, बाल उलझे हुए, आंखें गड्ढे जैसी, और वो हल्की मगर डरावनी मुस्कान। और फिर उसके पीछे एक औरत एकदम सीधी खड़ी हुई, लंबी कद काठी, सिर पर लाल किनारी वाली सफेद साड़ी का घूंघट पड़ा हुआ, और हाथ में वही चमकती दरांती जैसे गांव की औरतें लकड़ियां काटने ले जाती हैं। लेकिन वो औरत कुछ और ही थी। उसकी मौजूदगी हवा को भी भारी बना रही थी। बंटी एकदम सुन्न हो गया। मैंने ट्रक के ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन फिर खुद को झटका दिया। नहीं, इस बार नहीं रुकना। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और ट्रक को वहां से मोड़ दिया। ट्रक की हेडलाइट का फोकस जैसे ही उस खिड़की से हटा, वो दोनों परछाइयां फिर से अंधेरे में गायब हो गईं। हमने स्कूल की तरफ से निकलकर एक किनारे की तरफ का रास्ता पकड़ा, पर सड़क एकदम कच्ची थी, उबड़ खाबड़, और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी खेत के बीच से गुजर रहा हो। बंटी अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें झुकी थीं, हाथ में वही ताबीज का मंत्र जिसे वो बार बार बुदबुदा रहा था। करीब 10 मिनट बाद जब हमें यकीन हुआ कि स्कूल अब पीछे छूट गया है, तो मैंने ट्रक एक साफ जगह पर रोक दिया। ट्रक बंद किया। बाहर का सन्नाटा अब भी वहीं था, लेकिन अब डर के साथ गुस्सा भी था। मैंने बंटी से पूछा, तूने देखा क्या था? साफ साफ बता, कौन थी वो औरत? बंटी ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें अब लाल थीं, शायद डर और गुस्से की मिलीजुली आग उसमें जल रही थी। वो बोला, उस्ताद, याद है वो औरत जो हमें आते वक्त रास्ते में मिली थी, जिसने बिना बोले इशारा किया था? मैंने कहा, हाँ, लकड़ियों का गट्ठर था सिर पर। बंटी बोला, वो औरत वही थी, वही घूंघट, वही दरांती, लेकिन तब वो जिंदा लग रही थी। अब जो देखा वो कुछ और था। मैंने कहा, हो सकता है वो उसकी आत्मा हो, या शायद कुछ और। बंटी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मुझे लगता है ये जगह, इस स्कूल से जुड़ी कोई कहानी है, कोई ऐसा हादसा जो लोगों ने भुला दिया, लेकिन उस जगह ने नहीं। मैंने बंटी से कहा, अब तो निकल ही आए हैं, पीछे जाकर पड़ताल करने का क्या मतलब? पर बंटी चुप नहीं हुआ। वो बोला, उस्ताद, जब तक पता नहीं चलेगा कि वो कौन थी, क्या चाहती है, हम शांति से कहीं भी नहीं रुक सकते। ट्रक पर उसका साया अब भी है। मैंने उसकी बात पर हंसी में लपेट कर कहा, तू ज्यादा फिल्में देखता है बंटी। बंटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था, और मैं भी, कि ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। हमने तय किया कि अब वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसी गांव या ढाबे पर रुककर लोगों से पूछताछ जरूर करेंगे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें एक चाय की दुकान दिखी। सूरज अब आधा उग चुका था और उस बूढ़े दुकानदार ने हमारी हालत देख ली थी।
उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो सब समझ चुका हो। हमने उससे एक चाय मांगी और पूछा, बाबा, यहां पास में एक पुराना स्कूल है ना, जंगल की तरफ? बूढ़ा चुप रहा। बंटी ने फिर पूछा, जिस स्कूल में कोई रहता नहीं, फिर भी कभी कभी बच्चे दिखते हैं, औरतें दिखती हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, तुम उधर गए थे? मैंने सिर हिलाया। वो धीरे से बोला, तुम जिंदा लौट आए, ये बहुत है। बंटी ने पूछा, क्यों, कौन है वहां? बूढ़ा चाय के कपों को पोंछते हुए बोला, सालों पहले उस स्कूल में एक नन्ही लड़की पढ़ती थी। गांव के एक स्कूल मास्टर ने उसके साथ जो किया, उसे बयां करना मुश्किल है। उस बच्ची की लाश वहीं मिली, स्कूल की ऊपरी मंजिल पर, और फिर उसकी मां उसी दिन उसी दरांती से उस मास्टर का गला काटकर स्कूल में ही फांसी पर झूल गई। बंटी का चेहरा पीला पड़ गया, मेरी हथेलियां भी पसीने से भीग गईं। बूढ़ा बोला, वो औरत, वो आज भी दिखती है। लकड़ियों का गट्ठर नहीं होता, अब दरांती होती है, और नियत, खून की प्यास। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और बच्ची? बूढ़ा बोला, वो कभी किसी को खेलने के बहाने बुलाती है, कभी हंसती है, लेकिन असल में दोनों एक साथ शिकार करती हैं। जो दिख जाता है वो लौटता नहीं। बंटी ने मेरी ओर देखा। मैंने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया। हम अब उस रास्ते से बहुत दूर थे, लेकिन वो दो परछाइयां जैसे हमारे ट्रक के पीछे अब भी लटकी थीं। उस सुबह के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम भले ट्रक लेकर उस इलाके से दूर निकल आए थे, लेकिन अंदर कोई अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारी गर्दन के पीछे अब भी फड़फड़ा रहा हो। बूढ़े की वो बात बार बार कानों में गूंज रही थी, तुम जिंदा लौट आए, ये बहुत है। किस्मत से ट्रक सही सलामत था, और हम भी, लेकिन बंटी की आंखें अब भी लाल थीं। चाय की दुकान से निकलने के बाद वो एक भी शब्द बोले बिना ट्रक की सीट पर आकर बैठ गया था। उसके हाथों में ताबीज अब भी था, लेकिन अब वो उसे लटकाकर नहीं, कसकर मुट्ठी में दबा रहा था, जैसे कोई आखिरी उम्मीद हो। करीब 1 घंटा चला होगा जब हमें एक बड़ा हाईवे मिल गया। वो असली राहत का पल था। उस कच्चे जंगलनुमा रास्ते से दूर अब हम लोगों की दुनिया में लौट आए थे। बड़े ट्रक, गाड़ियां, ढाबे, आवाजें, मोबाइल में सिग्नल, सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन जो चीजें सामान्य लगती हैं वो सिर्फ बाहर से होती हैं, अंदर से नहीं। हमने तय किया कि आज किसी शहर में रुकेंगे, एक रात आराम करेंगे और फिर अगली सुबह कोलकाता की ओर रवाना होंगे। हुगली के पास एक ट्रकर्स लॉज था, पुरानी इमारत, लेकिन बिस्तर ठीक ठाक और शौचालय काम का। हमने ट्रक बाहर पार्क किया, बैग लिया और ऊपर चले गए। बंटी अब भी चुप था। पहली बार मुझे उस पर डर लगने लगा था, क्योंकि वो बंटी जो हमेशा बातें करता था, जो हर चीज पर उल्टा सीधा बोलता था, अब वो सिर्फ खामोशी ओढ़े हुए था। रात को खाना खाकर हम दोनों जल्दी सो गए, लेकिन नींद तो जैसे कहीं और ही चली गई थी। करीब रात के 1:30 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में पंखा घूम रहा था, खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। बंटी मेरी बगल वाले बिस्तर पर था, लेकिन वो जाग रहा था। उसकी आंखें छत की तरफ थीं और होंठों से आवाज नहीं, बस कंपन निकल रहा था, जैसे कोई कुछ बुदबुदा रहा हो। मैं उठा और उसकी तरफ गया। बंटी, मैंने धीरे से कहा। वो नहीं हिला। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। बंटी, ठीक है तू? और तभी वो एकदम झटके से उठा, आंखें बड़ी बड़ी, और जोर से चीखा, हट जा, मत काट। मैं पीछे हट गया। वो हाँफ रहा था, पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने पास जाकर उसे पानी दिया। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा, 2 घूंट पिए और धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ था, क्या देखा? बंटी ने अपनी आंखें पोंछी और बोला, मैं वहीं था, उसी स्कूल में वही लड़की खड़ी थी, और पीछे से वो औरत, वो मेरे कंधे पर हाथ रख रही थी। ठंडा, गीला, सड़ता हुआ हाथ। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे भाग कर आया हो। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। बंटी ने गला साफ किया। वो बोली, तू भागा क्यों? तेरे उस्ताद को लेकर वापस आ, उसे वही स्कूल पसंद है ना? मुझे लगा शायद ये सब उसका वहम है, लेकिन फिर उसने कहा, उस्ताद, वो लड़की अब मेरी नींद में आ रही है। मैं जैसे ही आंखें बंद करता हूं, वो वहां खड़ी होती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें अब खून से भरी हैं। मैं चुप रहा। अब ये डर सिर्फ जगहों में नहीं, सपनों में भी पांव जमा चुका था। अगले दिन सुबह हमने तय किया कि ट्रक लेकर तुरंत आगे बढ़ेंगे।
काम खत्म करके गांव लौटना है, अब और कुछ नहीं, बस कोलकाता पहुंचकर माल खाली करना और निकल जाना। लेकिन जब मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक की बॉडी पर जहां रात को कुछ भी नहीं था, अब वहां खरोंच के निशान थे, गहरे लाल निशान जो ट्रक की सफेद बॉडी पर ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने खून से उंगलियों से कुछ लिखा हो। वापस आ। बंटी ने भी वो देखा। वो अब भी चुप था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। हमने कुछ नहीं कहा। ट्रक स्टार्ट किया और सीधे कोलकाता की ओर चल दिए। पर वो निशान, वो अब भी थे, साफ, गहरे, ताजा, जैसे वो कह रहे हों, कहानी अभी बाकी है। कोलकाता अब बस 2-2.5 घंटे की दूरी पर था। रास्ता साफ था, ट्रक सरपट भाग रहा था, लेकिन ट्रक के केबिन के अंदर सन्नाटा था। ना रेडियो, ना कोई बात, सिर्फ इंजन की घरघराहट और कभी कभार टायर के नीचे से गुजरते स्पीड ब्रेकर की धमक। बंटी अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींचकर आधा निकाल लिया हो। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखता जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें कुछ ढूंढ नहीं रही थीं, बस खाली थी। मैंने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, पर रुका रहा, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन पर बात करने से डर और गहराने लगता है। करीब 9:15 बजे हम एक ब्रिज के पास से गुजर रहे थे, तो बंटी ने अचानक मुझसे कहा, उस्ताद जरा ट्रक रोको। मैंने चौंक कर ब्रेक लगाया। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? बंटी ने धीमे से कहा, बस 1 मिनट, सांस नहीं ले पा रहा हूं। वो ट्रक से उतरा और ब्रिज के किनारे जाकर बैठ गया। मैं भी उसके पीछे गया। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसमें कोई ठंडक नहीं थी। वो हवा जिंदा नहीं लग रही थी, बस बह रही थी, जैसे कोई मरा हुआ शरीर लुढ़क रहा हो। बंटी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गीली थीं। उस्ताद, मुझे लगता है वो लड़की मेरे अंदर आ गई है। मेरे कदम जैसे वहीं जम गए। क्या कह रहा है तू? उसने कांपती आवाज में कहा, कल रात जब मैंने सपना देखा था ना, वो सिर्फ सपना नहीं था। उसने मुझसे कुछ मांगा था। कहा था कि अगर तुम मुझे वापस नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैंने गले से लार निकली। तू पागल हो गया है? वो धीरे से मुस्कुराया, वैसी ही हल्की टूटी सी मुस्कान जैसे उस लड़की की थी। मैंने उसका कंधा पकड़ा, जोर से हिलाया। बंटी, होश में आ, तू मेरा साथी है। हम दोनों इस ट्रक में जैसे मौत को लाते हैं, वैसे ही छोड़ भी सकते हैं। बंटी हंसा, फिर अचानक रोने लगा। उस्ताद, अब कोई नहीं छोड़ा सकता मुझे। और तभी ट्रक से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक की छत पर गिरी हो। मैंने पलट कर देखा, ट्रक हिल रहा था। हम दोनों ट्रक की तरफ दौड़े। जैसे ही ट्रक के पास पहुंचे, खिड़की के शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। उंगलियों से लिखा गया, गंदे पानी या कीचड़ से तू नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी। बंटी थरथराने लगा। मैंने झट से ट्रक का दरवाजा खोला, केबिन के अंदर झांका। कोई नहीं था, लेकिन सीट पर जहां बंटी बैठा करता था, वहां पानी टपक रहा था, जैसे किसी ने भीगे बालों से अभी अभी वहां सिर टिकाया हो। मैंने झट से ट्रक स्टार्ट किया। बंटी किसी बच्चे की तरह सीट पर सिमट गया। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने कहा, अब हम कोलकाता पहुंचकर ही रुकेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन रास्ते ने अब साथ देना बंद कर दिया था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मोबाइल में नेटवर्क फिर से गायब। सड़क पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने एक बार शीशे से पीछे देखा, और जो दिखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। ट्रक के पीछे की बाड़ी पर वही बच्ची दौड़ती हुई दिखाई दी। गंदे कपड़े, खुले बाल, हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, और उसकी आंखें, उसमें अब सिर्फ खून ही नहीं था, अब उनमें नींद थी, जैसे वो कह रही हो, अब मेरा हक है। मैंने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से पैर रखा। ट्रक तेज दौड़ा, लेकिन उस बच्ची की छाया ट्रक की बॉडी से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कोई गोंद से चिपकाया गया पोस्टर। बंटी अब जोर जोर से रोने लगा। उस्ताद, कुछ कर, मैं नहीं बचूंगा। मैंने जेब से हनुमान चालीसा की छोटी पॉकेट वाली किताब निकाली, जो मेरी मां हर बार सफर से पहले देती थी। मैंने कांपते होंठों से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बंटी मेरे बगल में बैठा बुदबुदा रहा था। उसका गला भर आया था। जैसे जैसे हम चालीसा पढ़ते जा रहे थे, ट्रक की बॉडी में हलचल बढ़ती जा रही थी। छत से ठक ठक की आवाजें, दरवाजे के हैंडल में खुद से खिंचाव, और एकदम से रियर व्यू मिरर में उस बच्ची का चेहरा। वो अब हंस नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था,
बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके गले से अजीब सी घुटी घुटी गुर्राहट निकल रही थी। लेकिन हम चुप नहीं हुए। हमने चालीसा जोर जोर से पढ़ी, तब तक पढ़ी जब तक सूरज की किरणें सामने आसमान को छूने नहीं लगी। और जैसे ही पहली धूप ट्रक की बोनट पर पड़ी, सब थम गया। एकदम शांति। न ट्रक हिला, न दरवाजे कांपे, न कोई छाया, बस एक भारी सांस जो हम दोनों की छाती से निकली और आसमान में खो गई। शाम अब गहराने लगी थी। गांव के आखिरी छोर पर बने उस पुराने स्कूल के पीछे जब हम पहुंचे तो हमें पहली बार समझ आया कि किसी जगह पर सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता, वहां रह गया समय भी होता है। एक ऐसा ठहराव जो हर पत्ते, हर ईंट, हर धूल के कण में किसी रोके गए आंसू की तरह बस चुका होता है। पीपल का पेड़ हमारे सामने खड़ा था, बहुत पुराना, झुका हुआ। उसकी जड़ें जमीन फाड़ती हुई बाहर आई थी, जैसे धरती अब उसे थामे नहीं रहना चाहती। बंटी मेरे बगल में खड़ा कांप रहा था। हम दोनों के हाथों में एक दिया था, कुछ फूल और एक पुरानी लाल चुनरी जो गांव के उसी बूढ़े बाबा ने हमें दी थी। उन्होंने कहा था, मीनाक्षी को बहन मानकर माफी मांगना और परी को बेटी समझकर शांति देना। हम दोनों पीपल के नीचे धीरे धीरे बैठे। बंटी के होंठ बुदबुदा रहे थे। शायद वो वही मंत्र दोहरा रहा था जो उसकी मां ने उसे दिया था। मैंने दिया जलाया, पेड़ के नीचे रखा और फूल चुनरी के साथ रख दिए। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी, लेकिन वो ठंड शरीर को नहीं, आत्मा को चीर रही थी। अचानक पेड़ की डाली हिली, बिना हवा के। हमने ऊपर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई बैठा था, शरीर छोटा, पैर झूलते हुए, हाथों में कुछ पकड़ा हुआ। वो परी थी। और तभी पेड़ के दूसरी ओर से जैसे धुएं से एक और आकृति उभरी, सफेद साड़ी, घूंघट और वही दरांती, मीनाक्षी। बंटी ने आंखें बंद कर ली, जोर से बोला, माई, अगर कभी तुझ पे कोई जुल्म हुआ हो तो मैं और मेरा उस्ताद तेरे बेटे हैं आज से। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम उस जगह आ गए जहां तेरा गुस्सा अब तक रुका हुआ है, लेकिन हम वो नहीं हैं जिसने तेरा सब कुछ छीना। मीनाक्षी की परछाई वहीं खड़ी रही, लेकिन दरांती उसके हाथ में अब भी थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर तेरे गुनहगार को तूने खुद मार दिया था तो हम पर क्यों गुस्सा? तू और तेरी बेटी अब शांति क्यों नहीं चाहती? परी ने अपनी झूलती टांगें समेटी और उसकी आंखों से खून के आंसू की एक बूंद गिरी सीधा पेड़ की जड़ में। उसकी चीख आई, छोटी, दर्द भरी और ऐसी जिसे सुनकर दिया बुझ गया। अंधेरा फिर से छा गया और फिर मीनाक्षी ने धीरे से दरांती नीचे गिरा दी। बंटी ने आंखें खोली, उसकी सांस रुक गई थी। मैंने देखा मीनाक्षी की परछाई अब फीकी पड़ रही थी, जैसे धुएं में घुल रही हो। परी अब भी पेड़ की डाल पर थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी, वैसी नहीं जैसे पहले। अब की बार उसमें दर्द कम था, मासूमियत थोड़ी लौट आई थी। वो बोली, मेरी मां को किसी ने कभी सुना नहीं, तुमने सुना। उसके शब्द हवा में गूंजे और फिर वो धीरे धीरे मिटने लगी। हम दोनों वहीं बैठे रह गए। सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतार लिया हो। और पहली बार उस स्कूल की टूटी हुई दीवार के पीछे से एक मोर की आवाज आई। जी हां, मोर। इतने सालों में जहां डर के सिवा कुछ नहीं था, वहां अब जीवन की पहली आवाज आई थी। हम उठे, दिया दोबारा जलाया और जड़ों के पास रख दिया। बंटी ने धीमे से कहा, शायद उन्हें अब शांति मिल गई। मैंने कहा, और शायद अब हमें भी। उस दिन के बाद जब हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और मीनाक्षी ने दरांती छोड़ दी थी, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे ऊपर पड़ा सीमेंट का बोरा हटा दिया हो। सांसें हल्की हो गईं, बंटी का चेहरा थोड़ा खिला और ट्रक अब कोई बोझ नहीं लग रहा था। हम दोनों ने तय किया कि अब ज्यादा देर नहीं करनी है, सीधे हाईवे पर लौटकर पंजाब की ओर रवाना होना है। गांव से निकलते हुए हमने पीछे मुड़कर देखा। वो स्कूल अब भी वैसा ही था, टूटा हुआ, जंग लगा, मगर एक अजीब सी शांति उसमें भर गई थी। पेड़ के नीचे रखा दिया अब भी जल रहा था। शायद किसी के लिए वो अब दीप नहीं, मुक्ति की लौ बन चुका था। हम ट्रक में चढ़े, इंजन स्टार्ट किया और उस रास्ते पर निकल पड़े जिसे पहली बार देखकर ही कुछ अजीब लगा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बंटी ने गहरी सांस ली। उस्ताद, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब हम बच गए। मैंने कहा, हाँ, और ये सब तेरी वजह से हुआ बंटी। अगर तू हिम्मत नहीं करता तो शायद हम भी उन परछाइयों में खो जाते। बंटी हंसी,
वही पुरानी बंटी वाली हंसी जो डर के दिनों में कहीं गायब हो गई थी। हमने रास्ते में एक ढाबे पर रुककर चाय पी। धूप अच्छी निकल आई थी, हवा हल्की गर्म थी जिसमें अब सड़ांध नहीं, जिंदा मिट्टी की खुशबू थी। मैंने बंटी को देखा। अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन जब हम वापस ट्रक के पास पहुंचे तो मुझे एक अजीब बात दिखी। ट्रक के पीछे जो पिछली दीवार थी, जहां वो डरावनी उंगलियों के निशान थे, वहां अब कुछ और लिखा था। एकदम नया, चमकते कीचड़ जैसा, ताजा लिखा हुआ। जो साथ आया था वो अब भी यहीं है। मैंने आंखें मसल कर देखा। क्या ये वही पुराना निशान था? क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम? बंटी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। क्या देख रहे हो? मैंने झूठ बोल दिया। कुछ नहीं, बस धूल हट गई है शायद। वो हंसा, ट्रक में चढ़ा और खिड़की खोलकर बैठ गया। मैं उसके पीछे पीछे चढ़ा, लेकिन दिल की धड़कनें अब सीधी नहीं चल रही थीं। कुछ फिर से उलझ रहा था। रात को हम एक पेट्रोल पंप के पास रुक गए, गाड़ी टंकी फुल करवाई और फिर ट्रक को किनारे लगाकर थोड़ा आराम करने लगे। मैंने सिगरेट जलाई, बाहर खड़ा होकर चुपचाप आसमान देखने लगा। बंटी के सोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सोने की नहीं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। मैंने अंदर झांका। बंटी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठों से आवाज निकल रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस रात जब उसे वो लड़की सपने में दिखी थी। मैंने उसका कंधा हिलाया। उसकी पलकें खुली, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, एकदम गहरी, जैसे पुतलियों की जगह कोई और देख रहा हो। वो बोला, तू उसे छोड़ आया, पर उसने तुझे नहीं छोड़ा। मैं पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बंटी का नाम लिया, जोर से चिल्लाया, बंटी, होश में आ। उसने आंखें झपकाईं और फिर एकदम से जैसे किसी नशे से बाहर आया हो। क्या हुआ उस्ताद? वो बोला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा देखा। और उस पल पहली बार एहसास हुआ, जो हमें मिला था उसने छोड़ना नहीं सीखा था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। हम हाईवे किनारे एक पुराने से पेट्रोल पंप पर खड़े थे। बंटी के चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी जो मैं सालों से जानता था। उसकी आंखें पहले से अलग लग रही थीं, गहरी, सुस्त और कभी कभी खाली। मुझे यकीन नहीं था कि जो कुछ मैंने थोड़ी देर पहले देखा वो सपना था या हकीकत। पर एक बात साफ थी, कुछ तो उसके अंदर बदल चुका था। मैंने उससे पूछा, बंटी, सब ठीक है ना? वो मुस्कुराया, लेकिन उस हंसी में वो पुराना बंटी नहीं था। हाँ उस्ताद, अब सब बिल्कुल ठीक है। वो जोर से खांसने लगा, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मैंने पानी बढ़ाया तो बोला, नहीं चाहिए। फिर वो सीट से उतरकर ट्रक के नीचे चला गया और अंधेरे में दूर कोने में खड़ा हो गया। मैंने उसके पीछे जाकर देखा तो वो जमीन पर कुछ खरोंच रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा, मिट्टी में एक लड़की का चेहरा बना रखा था और उसके ऊपर खून से कुछ लिखा हुआ था। अब तेरी बारी है। मैंने डर के मारे कदम पीछे खींचे। बंटी, मैंने जोर से पुकारा। वो पलटा। चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आंखों से चमक आ रही थी। वो बोला, उस्ताद, कब तक भागोगे? मैं जड़ हो गया। क्या बोल रहा है तू? बंटी अब मेरी ओर आ रहा था, धीरे धीरे, मगर चाल में एक अजीब सा वजन था, जैसे वो कोई और हो, कोई ऐसा जिसे अब इंसान की तरह चलने की आदत नहीं। मैंने पीछे हटते हुए कहा, बंटी, जो भी तेरे अंदर है, मैं जानता हूं तू नहीं है, ये बंटी नहीं है। वो रुक गया। उसने गर्दन झुका ली और कुछ देर बाद हौले से बोला, तो क्या तुम मुझे फिर छोड़ दोगे, जैसे सबने किया? अब आवाज बंटी की नहीं थी, वो परी की थी, मां की चीखों से निकली हुई बेटी की आवाज। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सच में परी है तो हम तुझे मुक्ति दे चुके हैं, फिर तू क्यों आई है? उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मुक्ति सिर्फ मां को मिली, मुझे नहीं। मुझे अब भी अपने साथ खेलने वाला चाहिए। बंटी को छोड़ दे, वो मेरा साथी है। वो हंसी, एकदम धीमी हंसी, वही जिसे मैंने स्कूल के खिड़की से पहली बार सुना था। अब वो तेरा साथी नहीं। वो जोर से चीखी और बंटी जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागकर उसके पास गया। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, लेकिन नब्ज चल रही थी। वो बेहोश था, मगर चेहरे पर पसीने की धार और होंठों पर खून की हल्की परत साफ दिख रही थी। मैंने उसे संभाला, ट्रक में लिटाया, उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, बंटी सुन, तू लड़ सकता है। वो तुझ में है, लेकिन तुझसे कमजोर है। तू ही है जो इस ट्रक को चलाता है, तू ही है जो डर को हंसाकर भगाता है। उसे होश नहीं आया। मैंने सीट पर बैठते ही जेब से फिर हनुमान चालीसा निकाली।
इस बार मैं रोते हुए पढ़ रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान से चालीसा तेज होती जा रही थी। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और तभी ट्रक के शीशे पर एक जोर का हाथ पड़ा। मैंने देखा, वही बच्ची परी ट्रक की खिड़की पर बाहर से छड़ी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर दरारें थीं और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वो जोर से बोली, बंटी मेरा है। मैंने जोर से चालीसा पढ़ी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ट्रक की लाइट एकदम तेज हो गई और फिर अचानक परी की चीख गूंजी। एक ऐसी चीख जिसमें जलता हुआ गुस्सा और जलते हुए अंगों की आवाज शामिल थी। वो गायब हो गई। बंटी ने आंखें खोली, गहरी सांस ली। उस्ताद, बंटी, उसने कांपते हुए कहा। वो चली गई, पर कह गई है, अगली बार मैं नहीं रुकूंगा। बंटी के होश में आने के बाद मैंने उसे कसकर गले लगाया। वो कांप रहा था, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से अभी अभी निकाला गया हो। उसकी सांसें धौंकनी जैसी चल रही थीं और चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से भूखा हो। मैंने उसे पानी पिलाया, उसके माथे पर गीला रुमाल रखा और ट्रक के केबिन में थोड़ी देर लेटा दिया। बंटी, अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने धीमे से पूछा, अब क्या होगा उस्ताद? मैंने गहरी सांस ली। अब हमें बाबा गोरखनाथ के मंदिर जाना होगा, वही जिसे गांव के बाबा ने आखिरी विकल्प बताया था। अगर आत्मा पीछा छोड़े बिना अंदर समा जाए तो वहां की मिट्टी, वहां का शुद्ध जल और वहां की अखंड ज्योत ही उसका बंधन तोड़ सकती है। बंटी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस थकान थी, एक बहुत भारी यात्रा की। हमने ट्रक मोड़ा, नदिया जिले से सीधे पूर्वांचल के जंगलों के किनारे होते हुए उस पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़े जहां बाबा गोरखनाथ का नाम लिया जाता था। रास्ता खराब था, ट्रक हर थोड़ी देर में उछलता, मिट्टी के टीलों से टकराता, लेकिन अब हम डर से नहीं भाग रहे थे। अब हम उस डर की जड़ तक पहुंचने जा रहे थे। रास्ते में बंटी कभी कभी अचानक चुप हो जाता, कभी उसकी आंखें ऊपर उठ जाती, होंठ फड़फड़ाने लगते। एक बार तो उसने ट्रक के अंदर ही फर्श पर बैठकर बाल खींचने शुरू कर दिए। मैंने ब्रेक मारा, उसे थाम कर ऊपर खींचा। बंटी, खुद को मत खो, हम पहुंचने वाले हैं, वो जोर से चिल्लाया। उस्ताद, वो अब मुझ में रहना नहीं चाहती, वो अब तुझ में आना चाहती है। मुझे एक पल को ऐसा लगा जैसे जमीन मेरी पकड़ से फिसल रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना रुके मंदिर की ओर दौड़ाया। सूरज ढल चुका था। जंगल के बीच से गुजरती सड़क अब बिल्कुल काली थी, लेकिन हमें पता था बस 20 मिनट और। बंटी पीछे सीट पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन गुनगुनाहट अब भी जारी थी। वो वही बोल रहा था जो परी कहा करती थी, चलो खेलें, चलो भागें, अब सब मेरा है। मैंने जेब से गोरखनाथ की ताबीज निकाली जो गांव के बाबा ने आखिर में दी थी। मैंने उसे बंटी की छाती पर रखा और जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। ट्रक अब मंदिर से बस कुछ किलोमीटर दूर था। तभी अचानक सड़क पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, घूंघट, हाथ में दरांती। मैंने ब्रेक मारा, पर ट्रक एकदम रुकने से पहले ही बंद हो गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस औरत की आंखें साफ दिख रही थीं, सुलगी हुई राख जैसी। मैं ट्रक से उतरा, हाथ में ताबीज कस के पकड़ा। तेरा काम खत्म हो गया है, बंटी ने तुझसे माफी मांगी थी, तुझे मुक्ति दी गई थी। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे से दाएं हाथ की दरांती जमीन पर रगड़ने लगी। पीछे से बंटी चीखा, उस्ताद, मत बोल, मत उकसा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। औरत ने सिर का घूंघट उठाया और चेहरा नहीं था, सिर्फ खाल की जगह जलता हुआ मांस और आंखों में तेज लाल शोले। उसने दरांती ऊपर उठाई और ठीक उसी वक्त मंदिर की घंटियां बजने लगीं। हम उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां मंदिर की सीढ़ियां शुरू होती थीं। मैंने बंटी को उठाया, वो अब भी कांप रहा था। हम दोनों हाथों में ताबीज, दिल में डर और आंखों में उम्मीद लेकर उस मंदिर की ओर भागे। पीछे से उस औरत की चीखें अब भी आ रही थीं, लेकिन मंदिर की मिट्टी पर कदम रखते ही हवा बदल गई। अब वहां सिर्फ शांति थी और गूंज रहा था, जय गोरखनाथ बाबा की। मंदिर की घंटियों की आवाज जैसे आसमान तक जा रही थी। हमने जब पहली सीढ़ी पर पांव रखा तो ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। हवा में घनघनाहट थी और मंदिर के अंदर से लगातार धूप, आरती और मंत्रों की लयमय गूंज आ रही थी। बंटी का शरीर अब कांप नहीं रहा था, वो एकदम शांत था,
जैसे कोई सन्नाटा उसकी हड्डियों में उतर गया हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बस थोड़ी दूर और भाई, बस थोड़ा और। उसने सिर हिलाया, पर आंखों में अब भी वो छाया बाकी थी। हमने मंदिर की आखिरी सीढ़ी चढ़ी। मंदिर बहुत पुराना था, ईंटों में सीलन थी, छत से टपकती बूंदें, और बीचों बीच एक अखंड जोत जल रही थी। उस जोत की लौ सीधी खड़ी थी, जैसे खुद समय भी वहां आकर रुक जाता हो। मंदिर के पुजारी, एक दुबला पतला बाबा, गेरुए वस्त्र में, भौहों के बीच गाढ़ा त्रिपुंड लगाए खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा, जिसे भीतर लाए हो वो इंसान नहीं, साया है। वक्त बहुत कम है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा इसे बचा लीजिए, इसके अंदर वो आत्मा है, परी की। उसकी मां मीनाक्षी को हमने शांति दी, लेकिन लड़की अब भी इस शरीर से निकली नहीं है। बाबा ने बंटी की ओर देखा। बंटी अब जोत के सामने खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। बाबा ने कुछ बुदबुदाया, फिर बोले, शरीर कमजोर है, आत्मा जिद्दी। ये सिर्फ मंत्रों से नहीं जाएगी, इससे बात करनी होगी, उससे जो अब इसके अंदर है। मैं घबरा गया। मतलब? बाबा बोले, इसकी आंखों में आंखें डालो और उससे कहो तू अब आजाद है। लेकिन अगर उसने जवाब दिया तो डरना मत, वरना यह शरीर भी तेरा नहीं रहेगा। मैंने कांपते कदमों से बंटी के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। अब बंटी वहां नहीं था। उसके चेहरे पर अब एक बच्ची की मासूम मुस्कान थी, ठीक वही जो मैंने पहली बार स्कूल की खिड़की में देखी थी। परी, मैंने धीरे से कहा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे पहचान लिया। मैंने कहा, हाँ, पर अब वक्त है तुझे जाने देने का। तू अब बंटी को छोड़ दे। उसने आंखें झुका ली। सबने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं क्यों जाऊं? मैंने भर्राए गले से कहा, मुझे नहीं छोड़ना है तुझे। तू हमेशा रहेगी, लेकिन कहीं और, जहां तुझे दर्द ना हो, जहां तेरी हंसी को डर समझा ना जाए। उसने धीरे से पूछा, क्या वहां मेरी मां होगी? मैं चुप हो गया, लेकिन बाबा ने जोत की लौ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहीं है वो, देख। जोत की लौ अचानक ऊंची हो गई। उसमें एक पल को मीनाक्षी का चेहरा उभरा, मुस्कुराता हुआ, शांत, जैसे इंतजार कर रहा हो। परी ने वो देखा। वो जो बंटी के चेहरे पर मुस्कान थी, वो धीरे धीरे आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। उसने कहा, मैं आ रही हूं मां। और तभी बंटी के शरीर से एक सफेद धुआं उठा, धीरे धीरे हवा में ऊपर गया और अखंड जोत की लौ में समा गया। जोत की लौ हिलने लगी और फिर स्थिर हो गई। बंटी जोर से जमीन पर गिरा, बेहोश। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। बंटी, बंटी! उसकी सांसें चल रही थीं। पुजारी ने हाथ रखा, बचा लिया उसे। मैंने आंखें बंद कर लीं और पहली बार सच में रोया। बंटी अब खाली था, अपने लिए, फिर से जीने के लिए। बंटी मंदिर के प्रांगण में जमीन पर चुपचाप लेटा था। उसके चेहरे पर अब वो साया नहीं था। अब उसकी सांसें सिर्फ सांसें थीं, कोई परछाई नहीं, कोई बंधन नहीं। पुजारी बाबा ने जोत की लौ को देखा और कहा, अब वो बच्ची भी वहीं है जहां उसे होना चाहिए था, अपनी मां के साथ, उस जगह जहां कोई डर, कोई दहशत, कोई अकेलापन नहीं है। मैंने बंटी को उठाया। वो होश में आ चुका था, थोड़ा कमजोर था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उस्ताद, अब सब ठीक है ना? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू सिर्फ बंटी है और कुछ नहीं। हमने मंदिर में कुछ दान दिया, बाबा से आशीर्वाद लिया और दोपहर होते होते ट्रक की ओर लौट चले। सड़क अब भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार हमें कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखी, कोई परी नहीं, कोई दरांती नहीं, बस रास्ता था और हम। पंजाब की ओर लौटते वक्त बंटी खिड़की से बाहर झांकते हुए कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, क्या सोच रहा है? उसने कहा, सोच रहा हूं कि डर असल में क्या होता है, वो जो दिखता है या वो जो अंदर पलता है। मैंने हंसते हुए कहा, डर वहीं खत्म होता है जहां तू उसे आंखों में देखता है, और तूने तो उसे अपने ही अंदर से निकालकर फेंका है भाई। हमने रास्ते में एक ढाबे पर रुककर परांठे खाए, इस बार पहली बार बिना चुप्पी के। बंटी ने वो मसाले वाली चाय मांगी जो उसे पहले पसंद नहीं थी और कहा, अब जो स्वाद है ना उस्ताद, उसमें जान है। ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ा वो ताबीज अब भी वहीं था। मैंने उसे उठाया, माथे से लगाया और कहा, यह अब सिर्फ रक्षा का नहीं, सबक का निशान है। करीब 2 दिन बाद हम अपने गांव पहुंचे। मां ने पूछा, सब ठीक रहा ना? मैंने सिर्फ इतना कहा,
हाँ माँ, सब ठीक हो गया, पर कुछ लोगों को अब शांति मिली है और कुछ को सबक। उस रात बंटी ने पहली बार अकेले सोने की हिम्मत की और मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक वादा किया, अब जो रास्ता लूंगा उसमें सिर्फ ट्रक नहीं जाएगा, उसमें मेरी समझ, मेरा अनुभव और मेरी श्रद्धा भी साथ जाएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कभी किसी दूसरे सफर में, किसी और मोड़ पर शायद फिर कुछ दिखे। लेकिन अब मैं तैयार हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं हर परछाई पीछे से नहीं आती, कुछ हमारे अंदर रहती है और उनसे लड़ने के लिए सिर्फ लौह दरवाजे नहीं, लोहे का मन चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। मिंटू भाई पंजाब से, कविता जी दिल्ली से, शिव कुमार पांडेय जी छत्तीसगढ़ से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संदीप जाटव भाई बिजनौर से, संतोष बसनेट भाई नेपाल से, पटेल वीरेन भाई सूरत से, अनिल सिवान भाई बिहार से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, चिंगटेन भाई नागालैंड से, अंगद कुमार भाई सांगरूर इंडिया से, मोहन भाई असम गुवाहाटी से, एजाज बेग जी महाराष्ट्र से, आलोक भाई छत्तीसगढ़ से, मितेश भाई हैदराबाद से, रितेश यादव भाई बेगूसराय से, दुलाप मेचे भाई नेपाल से, विशाल गुप्ता भाई बिहार पटना से, इमरान खान और सुनीता गुरुंग सिक्किम से, अब्दुल नईम खान भाई रायपुर छत्तीसगढ़ से, राघवेंद्र साइकिया भाई असम से, नंदू भाई झारखंड से, रोमियो भाई नॉर्थ ईस्ट असम से, आजाद भाई सिवान बिहार से, उमैस खान भाई पाकिस्तान से, दिव्यानी जी दार्जिलिंग से, रंजन भाई गाया बिहार से, सिमी मीणा जी जयपुर से, सईद रशीद भाई दुबई से, फुल शेरपा भाई नेपाल से, आसिफ भाई कराची से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन दिल्ली से, नूर भाई पाकिस्तान से, कालिया भाई ओडिशा से, प्रदीप सरदार भाई कोलकाता से, अर्शदीप बाल भाई अमृतसर से, कन्हैया भाई उन्नाव से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, वसीम भाई कश्मीर से, सचिन नेगी भाई उत्तराखंड से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, आकाश पटेल भाई तारापुर से, निकुंज सहरावत भाई मुजफ्फरनगर से, अक्षय भाई इंडिया से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, विवेक भाई यूएई से, पिंटू राज भाई लखीमपुर खेरी से, महिपाल भाई कालीबेरी से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, आदित्य भाई मुरादाबाद से, मोतीराम नाग भाई छत्तीसगढ़ से, राजेश यादव भाई गोरखपुर से, उमैस खान भाई पाकिस्तान से, आर्यन भाई बेंगलोर से, सौरभ भाई मुंबई से, आनस खान भाई महाराजपुर से, रंजीत कुमार भाई पनवेल मुंबई से, मोहन रावत भाई नेपाल से, अरुण कुमार विश्वकर्मा भाई लखनऊ से, आंशु भाई इंडिया से, आशीष भाई राजस्थान से, राहुल मापरे भाई इंडिया से, पंकज भाई दिल्ली से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, हिमेश रासली भाई शारजहां से, ददुल भाई माजुली से, स्मिता गौरगेन जी नेपाल से, सुमंत भाई तालचर असम से, अवनीत जानवी मानसी जालंधर पंजाब से, रंजीत शुक्ला भाई सतना मध्य प्रदेश से, सलीग्राम अकोला भाई महाराष्ट्र से, अजीत शर्मा भाई गुजरात से, मनीष कुमार भाई बिहार पटना से, बाबू पथिर भाई असम से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, लकी सिंह भाई फिरोजपुर पंजाब से, निशा जी पश्चिम बंगाल से, अमर कुमार राव भाई बिहार से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, नंदू भाई इटावा से, अनिल राजभर भाई इंडिया, दिलशाद भाई जयपुर से, डेंजर भाई दिल्ली से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, अजीत भाई गुजरात से, साहिल सिलोंग भाई नॉर्थ ईस्ट से, दीपक भाई सहरसा से, सुनीता जी करावल नगर से, अर्श भाई सिंगापुर से, साहिल पटेल भाई पुणे से, पटेल जयश्री और पटेल जशवंत भाई गुजरात सूरत से, शिवांश राय भाई वाराणसी से, राहुल इक्का भाई कालीघाट छत्तीसगढ़ से, सिंधु मोसेवाला भाई पंजाब से, निशा जी बंगाल से, समीर खान भाई लखनऊ से, एजाज बेग भाई महाराष्ट्र से, मदन गलाहोत भाई बिकनौर राजस्थान से, जितेंद्र साहू भाई ओडिशा से, पूनम जी गाजियाबाद से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, विशाल और आर्यन भाई बेंगलोर से, फारूक भाई लुधियाना से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, अमीम बख्श भाई जोधपुर राजस्थान से, उर्शम पांडेय भाई बिहार से, रोहिन लिंबू भाई नेपाल से, आभास भाई महाराष्ट्र से, तुषार भाई दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से, अमन जाटव भाई जौनपुर से, कृतिशा दास जी ओडिशा से, नीलम जी इंडिया से, अपौंग नागा भाई नागालैंड से, जोबजीत सिंधु भाई पंजाब से, सुहाना जी मंसूरी से, सुखप्रीत सिंह भाई समराला से, राज भाई मध्य प्रदेश से और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है
लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है। तो भाइयों, आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।